नमस्कार, मैं सुचेता एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर और बहुत स्वागत है आपका अपने रिसर्च बेस्ड चैनल में। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो आपने टाइटल में देखा ही होगा कि ये समय जो है बहुत बड़े एक शिफ्ट का समय आप इसे देख सकते हैं। और ये ज्योतिष विश्लेषण के अनुसार ही नहीं, आप जानते हैं कि हम एनर्जी ऑडिट करके यानी एनर्जी को नाप करके भी इन जो भविष्यवाणी को आपको बताने का प्रयास करते हैं। और यही एक कारण है कि हमारी जो ज्योतिषीय गणनाएँ होती हैं वो 100% सटीक और सही हम आपको जानकारी दे पाते हैं। और आज आपने देखा होगा, आज कर संक्रांति का दिन है और आज ही से सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में प्रवेश किए, इसलिए इसे आज कर्क संक्रांति के पर्व के रूप में मनाया जाता है। परंतु ये जो संक्रांति की शुरुआत हो रही है, इसे हम बहुत गंभीर नकारात्मक एनर्जी इम्बैलेंस के रूप में देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्रह गोचर की जो युति है उसका भी एक बहुत बड़ा विशेष इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। और जो एनर्जी में जो हम एक बहुत बड़े नकारात्मक इम्बैलेंस को जो देख पा रहे हैं, उसके कारण ये जो होने वाली घटनाएं हैं, जो वैश्विक घटनाएं होंगी आगे आने वाले कुछ समय में, जो ये कर्क संक्रांति से धनु संक्रांति के बीच में, वो वैश्विक रूप से ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं लाएगी, अभी तो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से भी इसका बड़ा आपका इसको असर आप देखेंगे, बहुत बड़ा असर होते हुए इसका हमारे जीवन में पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब हम एनर्जी ऑडिट की बात करें तो ये व्यक्तिगत रूप से भी इसका काफ़ी असर पड़ता है, और वास्तुशास्त्र में तो इसका असर देखा ही होगा आपने, क्योंकि जैसे कि बहुत ही कॉमन जियोपैथिक स्ट्रेस, भूमि दोष, इसको नापने के हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से इसे हम देख पाते हैं। परंतु साथ ही साथ जैसे व्यक्तिगत रूप से आप देखें तो किसी की ऑरा नापना है, चक्रों को मेजर करना है, या किसी के बॉडी पार्ट्स को अगर आपको स्टडी करना है, तो इन सब जो एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है ये काफ़ी ज़्यादा इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से आप मेजर कर पाते हैं। परंतु जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होते हैं उन्हें भी हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से नापने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप एनर्जी को रीड कर पाएंगे तो आगे आने वाली जो सटीक जानकारी एस्ट्रोलॉजिकली है, कितना प्रभाव करेगी, कितनी ज़्यादा आपको उसका आपके जीवन में असर पड़ने वाला है, उसकी हमको सटीक जानकारी हो पाती है। तो देखिए, अभी जो हम देख पा रहे हैं वो सातों चक्रों में इम्बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आज बताया कि कर्क संक्रांत से शुरू होता है समय दक्षिणायन का। क्यों? क्योंकि सूर्य देव का जो मूवमेंट है वो दक्षिण की तरफ शुरू हो जाता है, क्योंकि 6 महीने सूर्य देव दक्षिण की तरफ रहते हैं, दक्षिण की तरफ मूव करते हैं, इसलिए दक्षिणायन का समय होता है कहलाता है। और जब सूर्यदेव उत्तर की तरफ आते हैं मकर संक्रांति के समय, जैसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है मकर संक्रांति के पर्व को, तो 6 महीने जो होता है ये मकर संक्रांति के अर्थात देवताओं का दिन और दक्षिणायन का दैत्यों का दिन माना जाता है। परंतु जो हम एनर्जी के साथ इसको नाप रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 7 एनर्जी सेंटर्स भी यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकली यानी ज्योतिष विश्लेषण तो आपके साथ करेंगे ही कि क्या ज्योतिषी गणना युति या योग बन रहे हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। परंतु साथ ही साथ हम इसको पहले एनर्जी के आपको उस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या एनर्जी आपको प्रभावित करने वाली है। देखिए, ये पहली तो बात ये आपको समझना पड़ेगा कि जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं वो आपके 7 चक्र हैं, और सातों चक्रों को हम जब से नापते हैं और एनर्जी को हम जब भूमि की एनर्जी, पृथ्वी की एनर्जी, स्ट्रेस को भी हम देख पा रहे हैं, काफ़ी हाई इन नेगेटिव एनर्जी को हम अभी नोट कर पा रहे हैं। और ये हम इंस्ट्रूमेंट्स जिन भी चीज़ों को देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत हाई है। और अगर आप इसको बहुत इजीली जिसको देखें, जो इन एनर्जी सेंटर्स को, हर एक सेंटर का एक तत्व होता है और इसी को हम बोलते हैं 7 चक्र और उनके 7 तत्व। जैसे 7 चक्र कौन से हैं? सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। तो इनके अलग अलग तत्व होते हैं। मूलाधार का पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान का जल तत्व और मणिपुर का अग्नि तत्व। उसी प्रकार से जो जो सहस्त्रार चक्र है उसका शिव तत्व या हम परम तत्व कहते हैं, और आज्ञा तत्व के चक्र को हम, उसके तत्व को हम गुरु तत्व के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ 5 तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। और ये 5 तत्वों की जानकारी पूरी आप इसको कैसे नोट कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, या डिटेल उनका एनालिसिस कैसे कर पाएंगे जब आप पूरी
सातों तत्वों को स्टडी ही नहीं करेंगे तो उसका पूरा एनालिसिस ही अधूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने परम तत्व यानी सहस्त्रार चक्र से। तो जब हम इस चक्रों को देखते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे एनर्जी के सेंटर, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के सेंटर हैं, ऊर्जा के केंद्र हैं हमारे जीवन में, वो है हमारे तीर्थ और धाम, हमारे बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज़ का जहाँ मंदिर, जिसे हम जगन्नाथपुरी कहें, द्वारकाधीश, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ आदि, यहाँ पे आप बहुत सारे उथल पुथल या नेगेटिविटी होते हुए, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे होते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक या दो चक्र ही पीड़ित नहीं है, एनर्जी सेंटर्स ही हम पीड़ित नहीं देख रहे हैं, पूरे सातों चक्रों को हम पीड़ित होते हुए देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है परम तत्व को, परम जो तत्व जब पीड़ित होता है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिविटी का एक कारण बनता है। और मैंने पहले ही बताया था कि ये परिवर्तन का समय है, तो निश्चित ही जो यहाँ पे परम तत्व के पीड़ित होने से काफ़ी सारी यहाँ पे नेगेटिविटी आप देख रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े धामों में, एनर्जी सेंटर्स में उनको एक एन्जॉयमेंट, पिकनिक या कुछ प्राप्त करेंगे, तो निश्चित यहाँ पे जो बहुत सीरियस साधक हैं उन्हें ही जाना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ की एनर्जी को है वो हैंडल कर सकते हैं, या उन्हें इन एनर्जीज़ के साथ में वो काम कर सकते हैं। अन्यथा बहुत ज़्यादा यहाँ की एनर्जी हाई होने के कारण या इम्बैलेंस होने के कारण आपको बड़े प्रभाव, नेगेटिव इसका आपको असर होते हुए आगे दिखेगा। जो आप देख रहे हैं वो न्यूज़ तो है ही, साथ में और भी बड़े परिवर्तन हमें होते हुए देख पाएंगे। और आप जानते हैं कि ये सहस्त्रार चक्र की एनर्जी सबसे हाई होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाली होती है। वैसे तो एनर्जी बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारी चीज़ों का हम मेजर करते हैं, परंतु जब हम सहस्त्रार चक्र को, जब यूनिवर्सली इसका असर देखते हैं, तो निश्चित ही हम बहुत बड़े परिवर्तन को देख पा रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में देखिए, अगर आप पर्सनली, एक व्यक्तिगत रूप से इसको आप देखें, तो माँ के गर्भ में भ्रूण को अगर आप देखें, फीटस को, सबसे पहले फीटस में क्या बनता है? उसका सहस्त्रार चक्र ही बनता है। इसी से आके उसकी प्रकृति और उसकी पूरी संरचना जीवन की तैयार होती है। उसका शरीर, माध्यम आदि सब चीज़ें वहीं से तैयार हो पाता है, भले स्पिरिचुअली हो या फिज़िकली हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। इसके पीड़ित होने से निश्चित इस बाकी 6 तत्वों का इसके ऊपर बहुत बड़ा असर होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को हम गुरु तत्व के रूप से भी देखते हैं, शिव के तीसरे नेत्र के रूप में भी इसको हम जानते हैं। इसलिए प्राकृतिक बहुत आपदाएँ, बहुत सारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अनेक सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे। अब बहुत सारी इसमें नेगेटिव घटनाएँ देखेंगे। अब देखेंगे लोगों का सोचना समझना ही बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, क्योंकि ये वैश्विक रूप से हो रहा है। लोगों में धर्मांधता और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएँ घटेंगी जो कि बहुत ही अनयूजुअल होंगी, या जो लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसी घटनाएँ भी मूर्खतापूर्ण, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका में जगह जगह जो हथियारों का यूज़ हो रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। यह भी एक कारण बन रहा है कि बिना कारण आप किसी को मार रहे हैं, क्योंकि ये आपको विज़न ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, सोच समझ के चीज़ें बाहर चले जा रही हैं। उसके बाद विशुद्धि तत्व जो है, वो हम देखते हैं कि आकाश तत्व के पीड़ित होने से उल्कापात या सैटेलाइट्स में या आकाश में बहुत सारी ऐसी घटना होंगी, जैसे प्लेन क्रैश की आदि अनेकों घटनाएँ, या फाइटर प्लेन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना, जिसके कारण विस्फोटक चीज़ें बहुत ज़्यादा या परेशानी का कारण यहाँ पे आपको होते हुए दिखेंगी। और सोलर फ्लेयर के कारण भी हो सकता है कि सैटेलाइट या इंटरनेट का काम करना बंद होना, ये भी एक हो सकता है घटनाएँ घटे, क्योंकि जब बड़े लेवल में चीज़ें घटेंगी तो इसका असर हर आप आयाम में इसको होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हृदय चक्र यानी हार्ट चक्र। हार्ट चक्र की जो एनर्जी है वो है वायु तत्व, और वायु तत्व में भी आप बहुत बड़े तूफान, साइक्लोन आदि होते हुए देखेंगे। और इसको आप इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अग्नि तत्व, क्योंकि मणिपुर चक्र की जब अग्नि तत्व पीड़ित होते हुए नज़र आएगी तो बहुत सारे अग्निकांड होते हुए आप देखेंगे। और इसलिए आपको बहुत सचेत रहना चाहिए, स्पेशली जो लोग अग्नि से संबंधित काम करते हैं और या जो सैनिक हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी आप विस्फोटक चीज़ें होते हुए देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था 2022 का समय है, जहाँ पे निश्चित ही मुझे एक घटना दिखती है कि चाइना के साथ युद्ध होते हुए, पाकिस्तान एलओसी और एलएसी में बहुत बड़े संघर्ष होते हुए, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं इस घटना को आगे भी प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं बनेंगी, और इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, जिसे भी हम आगे आने वाले
जो है वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे क्या योग है, क्या कारण है। और इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अग्नि तत्व के पीड़ित होने के कारण बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए भी नज़र आएँगे। और ऐसी जगह जहाँ पे एक्टिवेटेड है ही, जैसे इंडोनेशिया, अमेरिका में येलोस्टोन, यहाँ तो एक्टिवेटेड है, यहाँ तो होगा ही बहुत बड़े प्रचंड। इंडोनेशिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखेंगी बहुत बड़े विस्फोट का कारण। परंतु जल के अंदर भी जैसे सुनामी का कारण बनते हुए भी नज़र आ रहा है, और जल से जहाँ अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि और सुनामी, इस तरह से भी बहुत बड़ी घटनाएं हम देखेंगे कि कई सारे गांव शहर भी डूबते हुए नजर आएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो जल तत्व का पीड़ित होने के कारण, मैंने 2021 में ही एक बार आपको बताया कि 2022 का जो वर्ष है वो काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक घटनाओं को लाएगा, और यही ये समय है जहाँ पे इसका प्रारंभ होते हुए हम देख पा रहे हैं, ना केवल एस्ट्रोलॉजिकली एनर्जी साइंस के साथ ही, परंतु बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इसको हम आगे बढ़ते हुए हम इसको ऑडिट कर पा रहे हैं, इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व का होना, मूलाधार चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व के पीड़ित होने से सबसे बड़ी जो घटना हमको देख रही है वो आर्थिक संकट, क्योंकि मूलाधार आपकी आर्थिक स्थिति को भी पर्सनली भी और वैश्विक रूप से भी इसको दिखा रहा है। तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट का डिप होना, या हर व्यक्ति को अभी अपने आर्थिक स्थिति को लेके बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए। महंगाई का प्रचंड यहाँ पे बढ़ता हुआ हम इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि ना केवल पृथ्वी तत्व अर्थक्वेक से या भूकंप से जुड़ा हुआ है, अपितु हमारी स्ट्रक्चर, हमारी जो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी, बेस को भी यहाँ पे हमको बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको बहुत सावधान होकर यहाँ पे अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये मैंने पहले ही बताया था, परंतु ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हुए नज़र आ रही हैं, जो मैं इसको मेजर कर पा रही हूँ और एनालाइज कर पा रही हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। परंतु ये जो मैं आपको घटना बता रही हूँ सारी कुछ नेगेटिव ही नहीं है, नकारात्मक ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जब चीज़ें नकारात्मक होती है तो इसका दूसरा पहलू होता है। जो समय स्पिरिचुअली मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा नहीं होगा, निश्चित ही वो समय आपको स्पिरिचुअली बूस्ट करने वाला है, मदद करने वाला है। आपकी साधना के लिए ये समय बहुत उत्तम है, क्योंकि हर समय जो रहता है एक जैसा नहीं रहता। तो कुछ समय आपको मटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो कुछ समय आपके लिए स्पिरिचुअली ये समय है। आपको थोड़े से मंत्र से, थोड़ी सी आपकी साधना से, थोड़े मेडिटेशन से ही आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपको जीवन में परिवर्तन होते हुए नज़र आएगा। और ये बहुत श्रेष्ठ समय इसलिए है क्योंकि देखिए सावन का समय शुरू हो चुका है। सावन का महीना भोलेनाथ का समय है, और अगर इस समय आप कोई भी उपाय करें, कोई भी साधना करें, तो निश्चित ही ये बहुत बड़े लाभ का आपको जीवन में कारण बनेगी। और हम भोलेनाथ का सबसे जो एक प्रसन्न करने का क्या तरीका है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है अपने समय को, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, पंचामृत चढ़ाने से आप भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवों के देव महादेव का एक बहुत सुंदर नाम है महाकाल। महाकाल से आप सिर्फ महादेव को ही सुमिरन करते हैं ना। तो अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, इस समय को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो अपने काल को सही करिए, अपने टाइम टेबल को, अपने बायोलॉजिकल साइकिल को सही करने का प्रयास करिए। अर्थात बहुत से लोग हैं जो दिन में सो रहे हैं और रात में भोजन कर रहे हैं, और अपनी पूरी समय की, अपने टाइम टेबल की, यानी जो समय आपको दिया गया है वो देव महादेव का जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने समय को, अपने टाइम टेबल को सही तरीके से यूज़ ना करना। अगर आप इतना ही कर लें तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा भोलेनाथ को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और इस समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए। और ये क्योंकि बहुत आवश्यक है जानना, भोलेनाथ है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के देवता। और ये चीज़ लागू होती है शनिदेव के साथ भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी शनिदेव 10th और 11th हाउस के देवता हैं। और आपको 10th हाउस में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने स्ट्रक्चर को, अपने टाइम टेबल को, अपने जो बारीक अपने समय को प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, तभी तो आप अपने कर्म को प्रॉपरली सही तरीके से कर पाएंगे। और यही कारण है कि देवों के देव महादेव के परम भक्त हैं शनिदेव, और इसीलिए उनको सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भगवान शिव जी ने क्या दिया? न्याय का डिपार्टमेंट मात्र शिव जी ने इसलिए दिया क्योंकि महाकाल का समय उन्होंने ही सबसे उपयुक्त तरीके से प्रयोग किया, उपयोग किया। और यही एक बहुत उत्तम तरीका है महादेव की साधना से
महामृत्युंजय के जप करके आप अपने समय के अपने टाइम टेबल को फॉलो करके आप ये जो कठिन समय की परिस्थिति है उसको उपाय के रूप में करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि बताने वाली हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है और ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। और मैं आपको जैसे मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं आपको इसके क्या-क्या ज्योतिषीय युति या योग बन रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, क्या कारण है उन पे भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके, क्योंकि ये फ्री है और तुरंत आपको हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं उसको हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और इस बात को भी आप मत भूलिएगा क्योंकि ये नवयुग और नव चेतना का सही समय है और इसके लिए आपको तैयार रहना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जानकारी है तक। और अगर आप हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।